Hello everyone, welcome back to our channel startupplanes.com. I'm Namrata and I'm conducting a series of interviews with the CEOs and founders of several innovative startups in India. In today's interview, I'll be talking with Mr. Kalpesh, the founder and CEO of Walper Nutritions. Mr. Kalpesh holds an extensive experience of more than 13 years in the fields of pharmaceuticals, nutraceuticals, and herbal industry. His startup, Walper Nutritions, is a nutraceutical company that aims to prevent, reduce, and even manage diseases with the help of natural and herbal nutritional supplements. To know more about his business, let's get into the video. Hello, sir. I'm Namrata, and I'll be taking your interview today. So, if you could kindly introduce yourself. Thank you, Namrata. I'm Kalpesh Ladawala. I'm a managing director of Walper Group of Companies, जो अभी कुछ समय के अंदर SME IPO के थ्रू पब्लिक लिमिटेड और लिस्टिंग में जा रही है। न्यूट्रास्यूटिकल एंड हर्बो न्यूट्रास्यूटिकल एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग हम 10 साल से कर रहे हैं। दिस इज़ आवर कोर बिजनेस और हम लोग इसको लास्ट 10 साल से कर रहे हैं। हमारी जो टीम है और पर्टिकुलरली हम सब टेक्नोक्रेट्स हैं, यही एक हमारी पहचान है। तो ये आइडिया कहाँ से आया सर? 2007-08 की जब बात करें, जब मैं खुद R&D रिसर्च में था, क्लैरिस लाइफ साइंस के R&D यूनिट में जब था, उस समय पे वेरियस रिपोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ते हुए मुझे आइडिया आया कि न्यूट्रास्यूटिकल जो उस समय पे इंडिया के अंदर बहुत प्राइमरी स्टेज में था, बहुत प्रिमिटिव स्टेज में था, उसकी अवेयरनेस बहुत ही कम थी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो यूजफुल थे और उसके ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे थे। तो एक ऐसा कोर प्रोडक्ट लेकर के आए एक स्टार्टअप के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक दोनों का कॉम्बिनेशन कर करके हर्बो न्यूट्रास्यूटिकल को एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोगों ने लॉन्च करने का सोचा। सो विद द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड प्रूवन रिजल्ट ऑफ आयुर्वेदिक, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को कर करके हम लोगों ने 2009 के अंदर वाल्पर हेल्थ केयर की शुरुआत की। तो आप जब ये शुरुआत किया था तो कोई डिफिकल्टीज आपके सामने दिखी? किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती समय के अंदर डिफिकल्टीज होती ही है। सबसे पहले जब आप नया कंसेप्ट लेकर के जाते हैं तो पब्लिक अवेयरनेस इतनी नहीं होती है, तो उसको एक्सेप्ट करने के अंदर ही लोगों को दिक्कत आती है। और उसी समय के ऊपर जब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट न होने की वजह से कॉम्पेरेटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव प्राइस बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा। ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारी डिफिकल्टीज को हमने सुधारते हुए और अपने आप को प्रूव करते करते बाद में हम लोग आज इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। किसी भी समय बिजनेसमैन के लिए शुरुआती दौर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी वो अनरेगुलेटेड इंडिया के अंदर था, जब रेगुलेशन इंडिया में नहीं था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी। कोई पर्टिकुलर मार्केट गैप आपको दिखा जहाँ पे आपका ये स्टार्टअप गैप फिल कर सकता है? मार्केट गैप के अंदर आज की तारीख में भी देखने जाए तो वही सारे रेगुलेशंस की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक जिस तरह से फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक की बात करें तो उसके अंदर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है। हम बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो भी हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर। बट जब न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बो न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात आती है तो आए दिन उसके अंदर नियम में बदलाव आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर। अगर फार्मास्यूटिकल की तरह न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक रेगुलेटेड रिजीम के अंदर होगी तो इसे न्यूट्रास्यूटिकल्स को बहुत स्पीडअप मिलेगा और इसके ग्रोथ को एनहांस भी कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस मॉडल को अगर अच्छे से समझाना चाहेंगे तो कैसे करते? In one line I can say कि वाल्पर इज अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि न्यूट्रास्यूटिकल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो रॉ मटेरियल का हम खुद ट्रेडिंग भी करते हैं। इसी रॉ मटेरियल को लेकर के हम लोग हमारा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे खुद के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है
जो WHO GMP अप्रूव्ड है। 100 से ज़्यादा क्लाइंट के लिए हम लोग जॉब वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारा खुद का कोर बिजनेस है, हम लोग मार्केटिंग भी करते हैं और वॉलपार की टेक्निकल टीम के अंदर IT सेल भी है, हमारा IT ऑनलाइन का बिजनेस भी है। सो इन हाउस जितनी भी हम लोग प्रोडक्ट हमारे खुद के लिए डेवलप करते हैं उसको हम लोग वेरियस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग के अंदर भी हम लोग जा रहे हैं। सो इन अ सिंगल सेंटेंस वॉलपार रॉ मटेरियल ट्रेडिंग से लेकर के फिनिश गुड जो हम बनाते हैं उसका खुद का मार्केटिंग हमारी खुद की IT टीम की सपोर्ट से करते हैं। सो दिस इज आवर बेसिक कोर मॉडल। तो आपको SME IPO के अंदर क्यों जाना है? जो आपका दूसरा सवाल था कि डिफिकल्टीज कौन सी आई शुरुआती दौर में, तो उसी को लेकर के मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि बीइंग अ विजनरी एंटरप्रेन्योर, आप जब हाई डबल डिजिट या 3 डिजिट में ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहे होते हैं उस समय पे फंड लिमिटेशंस बहुत होते हैं। सो शुरुआती दौर से लेकर के कुछ सालों तक हम लोगों ने फंड्स के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए ग्रोथ एनहांसमेंट के लिए जितने भी सपोर्टिव मॉडल्स है वो उसमें से SME पोर्टल एक SME IPO एक बहुत ही अच्छा फंड रेजिंग का एक मॉडल है। हर एक चीज़ के लिमिटेशंस होते ही है, पर इस SME फंड रेजिंग से यू कैन एश्योर कि आपको आने वाले साल के अंदर आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ SME पोर्टल के अंदर अगर देखने जाए तो SME IPO के थ्रू आप पब्लिकली नोन भी होते हैं और उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का भी एक दर्जा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इन सारी चीज़ों को लेकर के पहले से ही सोच थी कि हम लोग लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। सो SME IPO एक हमारे लिए शुरुआत है जिसके थ्रू हम लोग मेन बोर्ड पे जाकर के एक बहुत न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर नंबर 1 कंपनी बनने की सोच रख रहा है। तो SME IPO पोर्टल का जो प्रोसीजर है वो अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका बिजनेस एक्सपेंशन का क्या प्लान है? SME IPO लाने के बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से एक रीज़न है हमारी फैसिलिटी एक्सपेंशन, जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70% कंप्लीट कर लिया है। हमारे 3 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे हैं जो हमारी लास्ट ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी से 8 टाइम्स हायर कैपेसिटी वाले हैं। सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम लोग हमारी फैसिलिटी के एक्सपांसन और डेवलपमेंट के अंदर लगाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही बड़ा फोकस होने वाला है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर अलग अलग कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करना, उनका ऑडिट फेस करना और हमारे प्लांट को अप्रूवल के साथ एक्सपोर्ट के बिजनेस को एक एनहांस करना। तीसरा, हम लोग जो देख रहे हैं कि आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के हमारी IT कंपनी जो इन हाउस है वो लास्ट 2 साल से ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर लगी हुई है। नाउ वी आर एट अ स्टेज कि हम लोग इसके अंदर भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो हम लोग इसकी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग को भी प्रमोट करना चाहते हैं। ये सारे एक्सपांसन आइडिया है कि हम लोग इसके थ्रू हम आने वाले 5 सालों के अंदर यहाँ से हम लोग 3 से 4 गुना ग्रोथ के ऊपर जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपकी टीम में क्या-क्या क्वालिटीज है जो स्टैंड आउट करती है? वॉलपार की टीम की बात की जाए तो वी आर ए टीम ऑफ ए टेक्नोक्रेट, नो डाउट वी ऑल आर फ्रेंड्स, बट अगर प्रोफेशनली भी बात की जाए तो वी ऑल आर टेक्नोक्रेट्स। एमफार्म से लेकर के डॉक्टरेट लेवल के हमारी टीममेट्स है, जो डायरेक्टर्स है। इन हाउस हमारे पास फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन हाउस IT डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग ऑब्वियसली और प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन एबिलिटी के रूप में रेगुलेटेड मार्केट में काम करे हुए MNC एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। सो दो वी आर हैविंग स्मॉल एक्सपोजर टू द बिजनेस, 5 साल का ही वॉलपार का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एक्सपोर्ट का हमारा एक्सपोजर है, टोटल 10 साल का। पर ज़्यादातर जो लोग हमारी टीममेट्स में है
उन लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस देखने जाए तो इसी फील्ड का 10 से लेकर के 20 साल का एक एक्सपीरियंस है। सो एज अ बीइंग एमडी मैं कह सकता हूँ हमारी एक टेक्निकली वेरी साउंड टीम है और जो किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए एबल है। आप एमडी की बात कर रहे थे कि आप कंपनी का मैनेजर, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको क्या लगता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर होने का फायदा या व्हाट इज द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ बीइंग एन एमडी? Good part and bad part about MD. This is with every leader. क्योंकि जब टीम को संभालने होते हैं और वो भी इक्वली क्वालिफाइड टीम होती है तो टीम को संभालना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। और उनको संभालते संभालते आप जो डेली अनुभव करते हो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर टीम एंड बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी। एक यही कह सकते हैं कि डेली वी आर लर्निंग थ्रू आवर टीममेट्स। ये एक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है जो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वी आर ग्रोइंग डेली। बैड पार्ट टीम होती है तो आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, सो यू हैव टू जस्टिफाई द टीम एंड यू हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल विजन। ये एक चैलेंज है जो प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है एंड एवरी बिजनेस इज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन, तो क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स आने वाले टाइम में आपके बिजनेस मॉडल को इफेक्ट कर सकते हैं? जब आपने पहला ही सवाल किया है कि पैंडेमिक टाइम, एक्चुअली ये पैंडेमिक टाइम न्यूट्रास्यूटिकल्स और हर्बल रेमेडीज के लिए अच्छा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी। सबसे पहले जब इम्यूनिटी एनहांसमेंट की कोई बात करता था तो आज से 3 साल पहले कोई उसको सुनता नहीं था, लेकिन आज हर किसी के जबान के ऊपर इम्यूनिटी की बात आ रही है और सब लोग विटामिन सी, बाद में गिलोय और इन सबसे अवेयर हो चुके हैं। सो कभी कभी चैलेंजेस आप लोगों को बहुत स्ट्रांग करती है। सो पैंडेमिक सिचुएशन ने हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रांग किया है। दूसरी जो आपने सवाल किया कि आने वाले साल में क्या इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस आ सकते हैं, तो एज अ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की अगर बात करें तो जब तक इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल के पैरेलल न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर स्पेसिफिक रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनती है तब तक ये चैलेंज रहती ही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो कंपोजिशंस और उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टेड है उससे काफ़ी कम लेवल पे इंडिया में उसको मान्यता दी गई है। दूसरा, रेगुलेटरी बॉडी इसके ऊपर काम कर रही है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट के साथ इसको मैच कर रही है और डेली गाइडलाइन को अपडेट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस है इसको मीट करना और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को डेली अपडेट करते हुए अपने फॉर्मुलेशन को सेट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। पर अगेंस्ट द ग्रोथ और जो हम लोग CAGR की बात करें तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा समय है। और अगर रेगुलेटरी इस समय के ऊपर स्ट्रांग हो जाती है, रेगुलेटरी गाइडलाइन स्ट्रांग हो जाती है, तो काफ़ी सारी जो डिसिप्लिन के साथ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करें उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी कंपनी के लिए कोई शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान किया? डेफिनेटली शॉर्ट टर्म गोल के अंदर तो SME हमारा IPO जो आ रहा है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके हमारे जो इन्वेस्टर है उनको एक अच्छा रिटर्न देना है, यही एक सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म हमारा गोल है। इसके अलावा अगर आप बात की करें तो जितने भी हमारे जो पेंडिंग वर्क्स है खास करके फैसिलिटी को लेकर के उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग जो एक शॉपी बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं हमारी खुद की ब्रांडिंग के लिए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास आज की तारीख में 70+ जगह पे हमारा प्रेजेंस है, उसको हम बढ़ा करके शॉर्ट टाइम के अंदर 100+ ले जाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट 1000 शॉपी का है। लॉन्ग टर्म अगर गोल की बात करें तो वॉलपार्क को मैंने जैसे कहा था कि नंबर 1 न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी बनाने की हम लोगों का एक विज़न है। सो उसी के लिए हम लोग सारे टीममेट्स इसके लिए काम करते हैं।
यही हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल है। आज के साथ मीटिंग कंक्लूड होने से पहले शेयर करना चाहिए व्यूअर्स के साथ। व्यूअर्स को लिए मैं यही एक सजेशन देना चाहता हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेसेस के अंदर फेक ब्रांडिंग और सिमिलर कॉम्पोजिशंस के अंदर उसको विदाउट रेगुलेटरी गाइडलाइंस के और उसके साथ जो प्रमोट किया जा रहा है उसकी तरफ उनकी अवेयरनेस बढ़े और वो उन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स अच्छी तरह से समझ करके उसको परचेज करें। कंपनी का बैकग्राउंड देखे, कंपनी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखे, कंपनी किस तरह से है, वो सारा चेक करने के बाद बाय करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल अगेन इट्स नॉट द मेडिसिन, पर मेडिसिन से कम भी नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आज की तारीख में वेलनेस इंडस्ट्री पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हो रहे हैं डिसीज, क्रोनिक डिसीज, उसको अगर जड़ मूल से निकाल बाहर करना है तो न्यूट्रास्यूटिकल इज द बेस्ट एंड द राइट वे। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि जो भी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हैं तो उसके पहले खरीदने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया करें। एंड प्लीज प्रिस्क्राइब आवर IPO जो बहुत कम समय में आ रहा है, 30 तारीख को आ रहा है, एंड सपोर्ट अस ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी कंपनी के बारे में जान के भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू नम्रता, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।